गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 88 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहां पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, एक 6.0 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 6.0 से मतलब हमारा यहाँ पे 6 मीटर ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। चढ़ते समय उस लड़के की शक्ति होगी और यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दी गई है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 50 किलोग्राम दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक 6.0 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर। तो देखिए यहाँ पे रस्सी की लंबाई क्या दी गई है, 6.0 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 6 मीटर। तो जो रस्सी की लंबाई है वही हमारी यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी, ऊंचाई की, जो कि क्या दी गई है, 6.0 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 6 मीटर, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट में चढ़ जाता है, यानी समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1 मिनट दी गई है, जिसको अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 सेकंड मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए चढ़ते समय उस लड़के की शक्ति होगी, यानी हमें यहाँ पे P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे पावर निकालनी है, सामर्थ्य निकालनी है, या फिर आप बोल सकते हैं शक्ति निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और देखिए G की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। G की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्वेश्चन में दी गई है। तो G की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब P इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है W/T, या फिर W इज इक्वल टू होता है mgh, और अपॉन में T तो आपका रहेगा ही। M की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 किलोग्राम है, द्रव्यमान की वैल्यू 50 किलोग्राम। G की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है क्वेश्चन में। और H की वैल्यू जो यहाँ पे रस्सी की लंबाई थी, जो कि 6.0 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 6 मीटर, ये, और फिर अपॉन में समय T की वैल्यू 1 मिनट, जिसको हमने सेकेंड में चेंज किया था, 60 सेकेंड मिला था। सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 10 जा 60 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, केवल 50। और यहाँ पे ये 1 बचा हुआ था, 50 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको 50 ही मिलेगा। और हम यहाँ पे शक्ति को निकाल रहे थे, किस में आएगी, वॉट में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो 50 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए शक्ति की जगह आपको यहाँ पे सामर्थ्य भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो चाहे शक्ति बोलिए चाहे सामर्थ्य बोलिए, बात एक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि जल टरबाइन के ब्लेड्स पर 6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मिनट की दर से पानी 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो टरबाइन को प्राप्त सामर्थ्य है, यानी सामर्थ्य से मतलब शक्ति हमसे यहाँ पे पूछी आ रही है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि जल टरबाइन के प्लेट्स पर 6 × 10⁻³ किलोग्राम। तो देखिए द्रव्यमान m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, m की वैल्यू हमें 6 × 10⁻³ किलोग्राम, ये द्रव्यमान m की वैल्यू दी गई है। और देखिए किलोग्राम प्रति मिनट भी यहाँ पे लिखा है, यानी समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, प्रति मिनट से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि यहाँ पे दर से 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो h की वैल्यू ऊंचाई हमें क्या दी गई है, 10 मीटर दी गई है। और यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर सामर्थ्य यानी शक्ति P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है W/T, या W इज इक्वल टू mgh,
और अपॉन में टी होता है। द्रव्यमान m की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻³ kg, 6 × 10⁻³ किलोग्राम। फिर इसके बाद g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है और h की वैल्यू भी हमारे पास 10 मीटर है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। और अपॉन में यहाँ पे t की वैल्यू 1 मिनट थी जिसको हमने सेकंड में चेंज किया था, 60 सेकंड मिला था। तो पहले आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नीचे जगह है नहीं। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये लास्ट वाली लाइन में फिर से लिख दूंगा, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमें क्या मिला था 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10 और अपॉन में क्या मिला हुआ था 60 मिला हुआ था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। देखिए जब अगले स्टेप में यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 6 और इंटू देखिए 10⁻³ है, फिर इंटू में 10 इंटू 10 है। ठीक है, अगर 10 × 10 करेंगे तो आपको 100 मिलेगा और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 10⁻2 और 10⁻3 यहाँ पे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। 6 × 10⁻5 यहाँ से आ गया। फिर इसके बाद अपॉन में 60 है, सॉल्व करेंगे 6 × 1 = 6 और 6 × 10 = 60 होता है। तो देखिए 10⁻5 ऊपर है और अपॉन में यहाँ पे 10 बचा हुआ है। 10 को चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻1 लिख सकता हूँ ना। 10⁻1 का मान ही तो 10 होता है, तो इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 को लिख सकता हूँ 10⁻1। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या है 10⁻5 है ही। अब इस 10⁻1 को क्या करेंगे हम ऊपर भेजेंगे, ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी 10⁻1, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻5 ये प्लस में है और यहाँ पे 10⁻1 ये माइनस में है, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 10⁻ हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ध्यान रखिएगा वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा और निगेटिव का छोटा है, +5 बड़ा और -1 यहाँ पे छोटा है। 10⁻4 हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और 10⁻4 का मान होता क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻4 हमें मिला हुआ था। ठीक है, और देखिए ये 10⁻4 ये किस में आएगा, ये आएगा वॉट में। अभी तो हमारा ये वॉट में है, ध्यान रखिएगा। और 10⁻4 का मान होता क्या है 10,000 होता है। क्या होता है 10,000 और वॉट। ठीक है, देखिए 10,000 वॉट हमें मिला हुआ है, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे किलो वॉट में। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट। क्या होता है 1000 वॉट होता है। अब यहाँ पे 10,000 वॉट है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 10,000 वॉट में कितने किलोवाट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 10 किलोवाट, यानी 10 किलोवाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 10 किलोवाट कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी है, ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 किलोवाट घंटा का मान है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ही बार लिखा है, लेकिन 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूँ। क्या लिखा है 1 किलोवाट घंटा, तो ऊपर हम लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट, फिर इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। अलग अलग करेंगे तो 1 किलोवाट ये लिखेंगे, फिर इसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 घंटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग करके लिखेंगे, 1 किलोवाट घंटा था, अलग अलग करेंगे 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वॉट होता है। मैंने आपको कई बार बताया, अभी ऊपर ही बताया। फिर इसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 3600 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और सेकंड में। ठीक है, 3600 सेकंड यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 1 वॉट बराबर आपका क्या होता है 1 जूल, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा, 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, तो 1000 वॉट बराबर क्या हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 1000 वॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 1000 जूल पर सेकंड या प्रति सेकंड, ये आपका हो जाएगा, और इनटू में 3600 सेकंड,
ये तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। अब देखिए ये सेकंड से ये सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 की मल्टीप्लाई 3600 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 36, इसके बाद कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 36 लाख और जूल। यहां तक तो हमने कर लिया, सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 36, इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, और फिर किस में आया था, जूल में आया था। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3.6, 3.6, और 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 की घात यहाँ पे 6 हो जाएगी, और जूल। देखिए मैं आपको समझा दूं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव ला के लगाया, 3.6 किया, 6 अंक के बाद लगाया तो 10 की घात उतनी हो जाएगी, 10 की घात 6 हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ऑप्शन बी में दिया है। देखिए मैंने आपको डिटेल में भी सॉल्व करके समझा दिया। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देता, लेकिन फिर से मैंने आपको बता दिया। तो आप चाहे सॉल्व कर सकते या फिर आप डायरेक्ट लर्न कर सकते, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपका होगा डेसिबल, जिसको शॉर्ट में हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर और वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी आवृत्ति है। हमें यहाँ पे आवृत्ति एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2016 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो हमें यहाँ पे वेग सबसे पहले पता है, वेग v की वैल्यू क्या दी गई है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, लैम्डा की वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर में दी गई है। इसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तब ये मीटर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए 30 तो ऊपर है ही, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। 10 की घात 2 का मान 100 होता है। 10 की घात 2 को ऊपर भेजेंगे तो 30, और 10 की घात 2 यहाँ पे हो जाएगी निगेटिव में 10⁻⁻² मीटर। यानी 30 सेंटीमीटर को बदलने पर हमें मीटर में क्या मिलेगा, मीटर में बदलने पर 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया कैसे आया ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 गुणे 10 की घात -2, और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हमसे यहाँ पे आवृत्ति n का मान पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि v = आपका एक फॉर्मूला होता है n लैम्डा। अब क्योंकि n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो n = यहाँ पे क्या हो जाएगा, n = v अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको लिखेंगे ऊपर, और अपॉन में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे अपॉन में लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी जब हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया था, 30 और गुणे 10 की घात -2 मीटर में मिली हुई थी। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखिए 3 1 = 3, 3 10 = 30 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 10 बचा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 10 से एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। 10 की घात 8 थी तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर अब यहाँ पे 7 बचेगी, क्योंकि एक 10 कैंसिल किया तो एक पावर भी यहाँ पे कम होगी। 10 की घात 7 ऊपर बची है, और ये 10 की घात -2 है। तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10 की घात ऊपर क्या थी, 7, और देखिए यहाँ पे 10 की घात -2, जब ये ऊपर जाएगी तो इंटू में हो जाएगी, पावर यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इंटू यहाँ पे 10 की घात आपकी माइनस से प्लस में 2 हो जाएगी। तो 10 की घात 7 और यहाँ पे 10 की घात 2 इंटू में है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 10 की घात 9 मिल जाएगा। 10 की घात 9, और आवृत्ति को निकाल रहे हैं तो हर्ट्ज में, तो 10 की घात 9 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे है, कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 की घात 9 हर्ट्ज आया था। आंसर क्या आया था, 10 की घात, रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 की घात 9 और हर्ट्ज आया था। तो 10 की घात 9 कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कई बार मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया,
करेक्ट आंसर आपका होगा अवरक्त विकिरण तरंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ताप का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन किस राशि का मात्रक होता है, ताप का होता है, ध्यान रखिएगा। भौतिक राशियों उनके मात्रक के ऊपर मैंने वीडियो अभी 2 से 3 दिन पहले ही बनाई थी और पहले भी बनाई हुई थी, आप लोग देख लीजिएगा। मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन कल के एग्जाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। कल आप लोगों का पहला दिन है एग्जाम का, कल 27 जून है, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत सामर्थ्य पी प्रतिरोध आर तथा विभवांतर के बीच संबंध है। देखिए रिलेशन वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे आते हैं। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं वायु में, जल में, केवल जल के तल पर या फिर केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे या गामा तरंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे। जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रोसेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी, यानी एन की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए n इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है, ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूं। n इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में t। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया। 1 और बटे में t से मतलब क्या हो जाएगा, आवर्तकाल से हो जाएगा। तो एक तो आपका ऐसे ही रहेगा और आवर्तकाल t की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.05 माइक्रोसेकंड है। तो क्या करेंगे, देखिए माइक्रोसेकंड से जब इसको हम यहाँ पे सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻6 और सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.05 इंटू 10⁻⁻6 और ये आपका सेकंड में चेंज हो चुका है। माइक्रो सेकंड से मैंने यहाँ पे सेकंड में चेंज किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या 0 और 5 है, तो ऊपर 2 0 आपका बढ़ जाएगा। यानी अब क्या है हमारे पास 100 और बटे में 5 गुणे 10 की घात -6 यहाँ पे है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आप सॉल्व करेंगे, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 0, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 20 बचा हुआ है। और देखिए 10 की घात -6 को ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻6 हो जाएगी। यानी 20 गुणे 10 की घात 6 कंपन और पर सेकंड होगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 20 गुणे 10 की घात 6 कंपन पर सेकंड कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड तथा आवृत्ति 5 गुणे 10 की घात 14 साइकिल पर सेकंड हो तो तरंग दैर्घ्य होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, प्रकाश तरंग की चाल हमें यहाँ पे पता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चाल से मतलब यहाँ पे v से हो जाएगा, v की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3 इंटू 10⁸8 और मीटर पर सेकेंड में, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद आवृत्ति n की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू 5 इंटू 10⁻14 यहाँ पे साइकिल पर सेकंड दी हुई है, साइकिल पर सेकंड ये मैंने लिख दिया। फिर तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसका, लैम्डा का मान हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v अपॉन में n। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में n की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू
10⁻14 यहाँ पे है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 14 साइकिल पर सेकेंड ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6 × 10⁻⁻7 और किस में आएगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य है तो मीटर में आएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये ऑप्शन सी में दिया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात 3:5 का है। इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था सरल लोलक वाला, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए हमें यहाँ पे तरंग दैर्घ्यों का अनुपात दिया है 3:5 और आवृत्तियों का पूछा जा रहा है। तो जब आपको तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हो और आवृत्ति का अनुपात पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो 3:5 है ना, इसी का उल्टा कर दीजिए, 5 को आगे और 3 को कर दीजिए यहाँ पे पीछे, तो 5:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चुंबकत्व का कारण है। 2007 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। चुंबकत्व का कारण क्या है? ये है आवेशों की गति, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर निम्न के बराबर है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे आते हैं। 10⁻⁴ गॉस यानी 10⁴ गॉस, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है। मैंने आपसे क्या कहा, रिलेशन वाले सभी क्वेश्चन आज के आज एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी C/5, फिर इसके बाद F-32/9, यही सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 2 वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो चाहे वस्तुओं में लिखा हो चाहे 2 वस्तुओं में लिखा हो, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, उनके तापांतर पर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, कल आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको क्विक रिविजन करवा रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, R1 व R2 2 प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ये क्वेश्चन 2021 के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था, कहा था एग्जाम में आएगा और ये आया भी था। रिलेशन वाले क्वेश्चन, जो फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए गए, जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, R1 R2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है कि एक प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित करनी होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा कि एक प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर। तो देखिए विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि 2 विभवांतर हमें दिए गए हैं। तो V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 5 वोल्ट। तो 5 और वोल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद देखिए 2.5 एम्पियर की धारा यानी I1 का मान, पहली धारा हमें क्या दी गई है, 2.5 एम्पियर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिरोध के सिरों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर, यानी V2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, V2 की वैल्यू हमें 3 वोल्ट दी गई है, दूसरा विभवांतर।
3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित करनी होगी, यानी I2 का मान, दूसरी धारा का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, या फिर R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन में I। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। अब क्या करेंगे, यहीं पे R इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, V1 और अपॉन में I1 कर देंगे, इज इक्वल टू V2 और अपॉन में I2 कर देंगे। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V1 I1 इज इक्वल टू V2 और अपॉन में I2, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे R लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में I2 लिख दीजिए। V1 की वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट है, V1 की जगह 5 रखेंगे, अपॉन में I1 की वैल्यू हमारे पास 2.5 एम्पियर है, ये पहली धारा का मान, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, V2 की वैल्यू हमारे पास 3 वोल्ट है, और अपॉन में I2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, त्रियक गुणा हम यहाँ पे करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे I2 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5I2 मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। 5I2 इज इक्वल टू यहाँ पे अब देखिए 2.5 की मल्टीप्लाई आप 3 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7.5 मिलेगा, यानी 5I2 बराबर 7.5 यहाँ पे मिला है। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमें मिला 5I2 इज इक्वल टू 7.5, रुकिए सही से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7.5 मिला है। अब I2 की वैल्यू को निकालना है, I2 इज इक्वल टू 7.5 और अपॉन में यहाँ पे 5 हो जाएगा। पॉइंट को यहाँ पे हटाएंगे, नीचे 1 0 आपका बढ़ जाएगा, 25 तियाँ 75 होता है, 25 दूनी 50 होता है, 3/2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे 3 में हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 जा 10, यानी 1.5 आएगा। 1.5 किस में, एम्पियर में आएगा। I2 का मान निकाल रहे हैं, 1.5 एम्पियर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, 1.5 एम्पियर ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला कैसे आया था एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं। देखिए V इज इक्वल टू होता है IR, या फिर R इज इक्वल टू होता है V अपॉन में I, या फिर R इज इक्वल टू हम कर सकते हैं V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में I2, क्योंकि यहाँ पे हमें विभवांतर दिए गए थे और धारा पहली दी गई थी, दूसरी धारा का मान ज्ञात करना था। तो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे केवल इतना लिखेगा, R लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब देखिए ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F, इसी का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 100 है और अपॉन में F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, फोकस दूरी हमें क्या दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो यहाँ पे 100/25 आपका हो गया, 25 से कलम 25 चौके 100, यानी +4 और किस में, डायोप्टर में, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। +4 डायोप्टर कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन बी में है। देखने में क्वेश्चन छोटा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तभी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे +4 डायोप्टर एग्जाम में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है।
+4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी अब हमसे पूछ ली गई, 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सभी यहाँ पे मीटर में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, P = 1/f का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पता है, P की वैल्यू यानी क्षमता तो हमें दी गई है ना, P = हमें +4 डायोप्टर, ये तो पहले से ही दिया है, P की जगह क्या रखेंगे, +4 डायोप्टर को रखेंगे, = 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे रुकिए मैं 1 पहले लिख देता हूँ, 1 और अपॉन में यहाँ पे आपका f, तो f ही रहेगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी तो हमें निकालनी है। अगर मैं 4 के नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई f में 4f और 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 4f = 1 या फिर f = 1 और अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देखिए एक में हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, किससे करना है, 4 से करना है, तो एक तो छोटी संख्या पहले 0 फिर पॉइंट तब जाके 0 बढ़ेगा, 4 2 जा, यहाँ पे रुकिए 2 सही से लिख देता हूँ, 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा 2, अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 4 5 जा 20, यानी क्या मिलेगा 0.25, क्या मिलेगा 0.25 और मीटर में, तो 0.25 मीटर कहाँ पे दिया हुआ है, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा, तो प्लस 0.25 मीटर ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा को हमें यहाँ पे निकालना है, तो विभवांतर V की वैल्यू हमें क्या दी गई है, V की वैल्यू यहाँ पे 120 और वोल्ट में दी गई है, फिर इसके बाद 12 कूलम का आवेश दिया है, यानी Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 12 कूलम, और फिर हमसे पूछा गया कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो हीटर में व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, V × Q हो जाएगा। V की वैल्यू 120 है, Q की वैल्यू हमारे पास 12 है, 120 की मल्टीप्लाई आपको क्या करवा देनी, 12 में करवाएंगे तो 1440 और किस में, जूल में आएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 1440 जूल कहाँ है, ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है कि निम्न में से कौन अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वायु में ध्वनि तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है, हवा में अवरक्त तरंगे, निर्वात में अवरक्त तरंगे, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे, या खींची हुई डोरी से उत्पन्न तरंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने वाली उत्पन्न तरंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, आवृत्ति की बात, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य लैम्डा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आवृत्ति n की बात हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आवृत्ति की बात हो रही है, तरंग दैर्घ्य की नहीं, तो जब आवृत्ति की बात हो रही है तो रेडियो तरंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि आवृत्ति की बात हो रही थी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, वो ट्रिक मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए L और T में किसका साउंड आ रहा है, L में ला का, तो यहां पे आप लिख दीजिए ले, और फिर T में टा का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए L और T में लेट का साउंड आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेटना, ठीक है। जब भी आप लेटते हैं या फिर आराम करते हैं तो कैसे, सीधे ना, तो सीधी रेखा में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। एल और टी आपको दिखेगा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे एल में ले का और टी में टा का साउंड आ रहा है। लेट से मतलब क्या हो जाएगा, लेटना, और जब भी आप लेटते हैं तो सीधे ऐसे लेटते हैं ना, सीधी रेखा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया है। क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। 2015 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार कराया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जब आंसर बताइएगा ना तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपने बताया है, तो नंबर भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने बताया है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई, आपको बताना है। विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश या फिर विभव। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी विभवांतर कहलाता है। कई बार मैंने आपको कराया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा वोल्ट मीटर। और अगर आपसे विभवांतर की जगह क्या पूछ लिया जाए, विद्युत धारा पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र है, तो आप क्या बोलेंगे? आमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्रोटोनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ये आप सबको पता होगा, जो धात्विय तार है इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। शुष्क सेल के द्वारा, लेक्लांजी सेल, वोल्टीय सेल या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए विद्युत से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत वाला सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल जिन भी लोगों का एग्जाम है वो एक बार विद्युत वाले सभी चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, वहां पे धात्विक लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वो किसका बना होता है। कांच का, कार्बन का, लोहे का, जस्ते का। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35, जस्ते का, जिसे आप जिंक भी बोलते हैं। जिंक का मतलब होता है जस्ता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का या फिर विद्युत धारा का। तो जो विद्युत सेल है ना, ये किसका स्रोत है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार क्वेश्चन कराया है तो आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको बताना है कमेंट। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह है। यहाँ पे न्यूनतम विचलन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। जो लाल है इसका जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है, जो लाल रंग है, या फिर आप बोल सकते हैं लाल प्रकाश या लाल रंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना, यही यहाँ पे कारण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, जब श्वेत प्रकाश वायु से प्रकाश
देखिए जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे अपना आंसर बताना है। अब यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 41, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लाल प्रकाश है ये सबसे अधिक चाल से चलता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक लंबी होती है? तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक लंबी होती है? लाल रंग की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। अब देखिए यहां से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन से एक में वैद्युत संयोजी बंध है? 2011 में आया क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको कराया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? MgCl2 होगा। देखिए वैद्युत संयोजी बंध पहचानने का तरीका क्या होता है? प्लस माइनस होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं NaCl में यानी सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध होगा, क्योंकि Na+ और Cl-, ये आप सबको पता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा NaCl में भी क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। और यहाँ पे तो MgCl2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन इस बार आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। KCl देखिए K+ और देखिए यहाँ पे K+ और Cl- कौन सा बंध हो जाएगा? आप बोलेंगे वैद्युत संयोजक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको ये सब क्वेश्चन कराया है। देखिए K+ और Cl- प्लस माइनस आया, इसका मतलब वैद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट या फिर पी ब्लॉक के तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लैंथेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत होगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। देखिए मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट कराया था। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 450 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। 2022 की 450 से ज़्यादा वीडियोस है। चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और टेस्ट वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपकी 2021 की है। सब मिला करके 450 से ज़्यादा वीडियोस हैं और जो पुरानी वीडियोस पड़ी हैं अगर उनको ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पे 1000 से ऊपर वीडियोस हो जाएंगी। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपने सब पढ़ा है अच्छे से तो कल आपका एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिन लोगों का एग्ज़ाम कल होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला N-1 S2 P6NS1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट कार्य करता है। ग्रेफाइट किसका कार्य करता है? विमंदक का, नियंत्रक का, शीतलक का या फिर ईंधन का। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जो ग्रेफाइट होता है वो विमंदक का कार्य करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट कार्य करता है किसका करता है? विमंदक का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है, ऐसा क्यों है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? कूलॉम बलों को पार करने के लिए, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है कूलॉम बलों को पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है कि उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार करती हैं? आदर्श व्यवहार, परिवर्तित व्यवहार, अपरिवर्तित या फिर गैसीय व्यवहार। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आदर्श व्यवहार करती हैं, ऑप्शन ए। कई बार क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे है कि वर्ग माध्य मूल वेग तापमान से निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा संबंधित होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, यानी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3RT अपॉन में m। देखिए जब मैंने आपको गैसीय नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये क्वेश्चन कराया था, टेस्ट में भी कई बार कराया है, गैसीय नियम वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से देखिए फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, वहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे और सभी न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लोहे का परमाणु क्रमांक, लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20, फिर इसके बाद 3d6 आ जाएगा। अब क्रम से लिखेंगे तो 3d6 पहले, 4s2 बाद में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3d6 को मैं पहले लिख देता हूँ, 3d6 फिर इसके बाद 4s2 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखता हूँ, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8 यानी 2,8, तीसरे में 3s2 3p6 3d6 6 6 12 2, यहाँ पे 12 और 2 मिलके 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 4s2 चौथे में केवल 2, तो यहाँ पे क्या मिला 2,8, 14, 2, 2,8, 14, 2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ये सब मैंने आपको बताया है। मैंने केमिस्ट्री में 155 से ज़्यादा वीडियोस बनाई है और जितना मैंने बनाया है वीडियो में, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपने पढ़ा है ना तो केमिस्ट्री का आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। और वैसे ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी है। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपको आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। V2O5 इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे V2O5 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, SO2 से SO3 के, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है। विद्युत बल्ब को भरने में देखिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब को भरने में किया जाता है, क्योंकि ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए करेक्ट आंसर होगा, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में किस गैस को भरा जाता है या फिर किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे ऑर्गन। एक तो ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा ऑर्गन, और ऑर्गन के अलावा आपका नाइट्रोजन भी है। ये दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। जो आपके ऑप्शन में होगा वही आप टिक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है। अगर ऑप्शन में ऑर्गन होगा तो ऑर्गन पे टिक करेंगे, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन में, यानी विद्युत बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैसों का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि मोलर विलयन वह है जिसमें विलय का एक मोल होता है। विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1 लीटर में, विलय के 1 किलोग्राम में, या विलयन के 1 लीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, विलयन के 1 लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मोलरता प्रदर्शित होती है ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्रति मोल में, यहाँ पे मोल पर लीटर से या फिर मोल प्रति 1000 ग्राम से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए करेक्ट आंसर होगा मोल पर लीटर से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है कि निम्न में से विलयन का जो गुण
ताप पर निर्भर नहीं करता वह है। आपको बताना है कि विलयन का कौन सा ऐसा गुण है जो ताप पर निर्भर नहीं करता इन चारों में से। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या घनत्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा मोललता, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि नॉर्मलता का निरूपण है मोल प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, मोल प्रति 1000 ग्राम या फिर ग्राम प्रति लीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्मलता की बात हो रही है, नॉर्मेलिटी की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे है कि किसी द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है तापमान बढ़ाने पर, गैस का दाब घटाने पर, गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर, या फिर ऑप्शन डी दिया है कि लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैस का ताप घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और देखिए ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स का नहीं है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, यानी विद्युत रसायन वाला, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, इसीलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आज करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? W = ZIT। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम निम्न में से किससे संबंधित है? धनायन का परमाणु क्रमांक, ऋणायन का परमाणु क्रमांक, वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार, या फिर ऑप्शन डी धनायन का वेग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का? ऑप्शन सी होगा, वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। एक फैराडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलॉम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 96500 कूलॉम। तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड। सो क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मैथेनल। अब देखिए अगर आप लोगों को IUPAC नाम लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिएगा, या फिर आपकी बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं IUPAC नेम से रिलेटेड उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और कभी कभी तो IUPAC नाम पूछा ही नहीं जाता, और अगर पूछा भी जाएगा तो मात्र एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, और एक भी क्वेश्चन आना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेथेनल होगा। डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे IUPAC नेम पूरा टॉपिक पढ़ा पाऊँ, क्योंकि वो टॉपिक आपका कम से कम 14 से 15 दिन का होता है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे आप अभी के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 63 का मैथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। और देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिरका, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब भी आप CH3COOH ही बताएंगे, क्योंकि सिरके में एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए सिरके का फॉर्मूला CH3COOH लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सिरके का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो CH3COOH, और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कई बार मैंने आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे है कि निम्न में से सजातीय युग्म है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए सजातीय युग्म से मतलब क्या होता है? सजातीय युग्म से मतलब होता है अभिक्रियात्मक समूह समान होना। कई बार मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा
HCHO तथा CH3CHO, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि निम्नलिखित में से सजातीय यौगिकों का युग्म है। फिर से यहाँ पे सजातीय यौगिकों का युग्म हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा CH4 मेथेन और C2H6 यानी एथेन। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी में दिया। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। CH4 और C2H6 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए CH4 मेथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है कि CHCl3 का IUPAC नाम है। 2012 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। CHCl3 ये किसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है? तो आप बोलेंगे क्लोरोफॉर्म का लिखा हुआ है। और क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्केन यानी CnH2n+2 वाले सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य है। सबसे पहली बात, आपसे यहाँ पे एल्केन का ही सामान्य सूत्र पूछा जा सकता है, जो कि आपके सामने लिखा है CnH2n+2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चौथा सदस्य पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। चौथा सदस्य जो होता है वो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये सदस्य आपसे यहाँ पे तीसरा सदस्य पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है, तो ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में, 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में और कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये जो बॉन्ड OH लिखा है ना ये। और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रियात्मक समूह आपके दिए गए हैं इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए हैं। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आज जिन लोगों का पेपर कल है ना, तो आज आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे अल्कोहल का यहाँ पे बॉन्ड OH है, इसके अलावा आपके जितने भी क्रियात्मक समूह आपकी बुक में दिए गए हैं एक बार देख जरूर लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा कल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। 2013 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जो खुली श्रृंखला का यौगिक का उदाहरण है वो एथेन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, C2H6। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है? CH3CHO का IUPAC नाम है। 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी एथेनल। यानी CH3CHO का IUPAC नाम क्या है? एथेनल है। देखिए आज की इस वीडियो में IUPAC नाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जितना आपकी बुक में दिया है वहीं से आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? 72 यहाँ पे है सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अभी तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना, यह सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? CnH2n-2 का IUPAC नाम है। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका एल्काइन हो जाएगा। ऑप्शन सी
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आज के आज तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणु सूत्र है। सामान्य अणु सूत्र आपसे पूछा जा रहा है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CnH2n-2, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। क्या पूछा गया? एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी Cn और H2n। देखिए इस सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एल्कीन, एल्काइन, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत, ऐसी मात्रा का अंतर होता है और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो एल्कीन यहाँ पे है, तो एल्कीन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं यहाँ पे कि किसी एक त्रिबंध वाले यौगिक के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होगा। त्रिबंध की बात हो रही है और हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिखा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी CnH2n-2 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए करेक्ट आंसर होगा निर्जलीकरण। देखिए क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, कल ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला, और मिलेगा जरूर। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बेयर अभिक्रमक का सूत्र 2013 के एग्जाम में पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79 करेक्ट आंसर होगा KMnO4, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं और बेयर अभिक्रमक भी बोलते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए बेयर अभिक्रमक लिख दिया गया, KMnO4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? 2015 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो आप बोलेंगे एथिलीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है कि हैलोजनेशन है, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? संकलन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मेथेन अणु की आकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आकृति, और यहाँ पे देखिए मेथेन अणु की आकृति आपसे पूछी गई है। देखिए आकृतियों के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको आकृति के बारे में बताया हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा चतुष्फलक, या फिर आपको चतुष्फलकीय भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दिया है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता? ये क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? परऑक्साइड होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84, कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार मैंने आपको कराया। केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम के ऊपर वीडियो बनाई है, धातु अयस्क से रिलेटेड वीडियो बनाई है, ये सब पढ़ लीजिएगा, आज रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? CH3OH होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट स्पिरिट किसको बोलते हैं? मैथिल एल्कोहल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैथिल एल्कोहल को हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, मेथेनॉल के नाम से। तो देखिए चाहे आप मैथिल एल्कोहल बोलिए, चाहे मेथेनॉल बोलिए, चाहे कास्ट स्पिरिट बोलिए, बात एक ही होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CH3OH। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 100% यानी 100% शुद्ध एल्कोहल कहलाता है प्रूफ स्पिरिट, स्थिर क्वाथी, या फिर परिशुद्ध एल्कोहल, या फिर अंडर प्रूफ स्पिरिट? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा परिशुद्ध एल्कोहल, यानी 100% शुद्ध एल्कोहल कहलाता है परिशुद्ध एल्कोहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है कि शराब में मिला हुआ पदार्थ जो अंधापन करता है वह है एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। तो आप क्या बोलेंगे? मैथिल अल्कोहल, जिसे आप कास्ट स्प्रिट या फिर वुड स्प्रिट या फिर मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला CH3OH होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, पानी का घनत्व तो अधिक होगा यदि उसका ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 140 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक बहुत घटना संकेत है, अच्छे मौसम का, ठंड पड़ने का, तूफान आने का, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी 2 दिन पहले ही कराया था, तूफान आने का, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 88 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आज के आज पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जिनका कल एग्जाम है मैं उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोग क्या कीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे ऑक्सीकरण संख्या वाला, धातु अयस्क वाला, इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले, ये सब पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैथमेटिक्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराए हैं वो सब देख लीजिएगा, वो सब तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। और कल जिनका एग्जाम है उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ, आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। सो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चैनल पर जाइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सभी वीडियोस मिल जाएगी, और एक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट है जो कि 2021 की है, वो भी आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।